गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो लेक्चर बीए पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों के लिए पहला प्रश्न पत्र है। राजनीति सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी की पहली यूनिट का पहला टॉपिक है राजनीति विज्ञान की परिभाषा, क्षेत्र और विशेषताएं परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार। राजनीति विज्ञान की जो परिभाषा, क्षेत्र और प्रकृति है, उसको लेकर के राजनीतिक विद्वानों को हमने दो वर्गों में बांट रखा है, परंपरागत राजनीतिक शास्त्री और आधुनिक राजनीतिक शास्त्री। तो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जो राजनीति वैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा जो राजनीति विज्ञान के अर्थ, परिभाषा और प्रकृति को लेकर के उन्होंने जो डेफिनेशंस दी हैं, जो परिभाषाएं दी हैं, जो क्षेत्र बताया है, उसको हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अरस्तु जो महान राजनीति वैज्ञानिक है और हमारे सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान के जनक हैं, उन्होंने एक प्रसिद्ध उनकी एक कोटेशन है कि यदि कोई मनुष्य ऐसा है जो समाज में न रह सकता हो अथवा जिसे समाज की आवश्यकता ही ना हो क्योंकि वह अपने आप में पूर्ण है, तो उसे मानव समाज का सदस्य मत समझो, वह जंगली जानवर या देवता ही हो सकता है। अरस्तु के इस कथन का सीधा सा मतलब है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य बिना समाज के नहीं रह सकता है। अरस्तु ने अपने इस कथन में एक सामान्य सिद्धांत बताया है कि समाज में रहने वाले व्यक्ति के जीवन में विभिन्न पक्ष होते हैं और मानव जीवन के विभिन्न पक्षों का अध्ययन विभिन्न समाज विज्ञानों द्वारा किया जाता है। समाजशास्त्र के अंतर्गत हम मनुष्य के सामाजिक जीवन का, अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक जीवन का, नीति शास्त्र के अंतर्गत नैतिक जीवन का और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राजनीतिक जीवन का अध्ययन करते हैं। तो जो परंपरागत परिभाषाएं राजनीति विज्ञान की हैं, उनके अंतर्गत हमने इनको तीन वर्गों में बांटा है कि राजनीति विज्ञान केवल राज्य का अध्ययन है, राजनीति विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन है और राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। तो जो वैज्ञानिक राजनीति विज्ञान को केवल राज्य का अध्ययन मानते हैं, उनका कहना है कि मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन करने के लिए उन संस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य हो जाता है जिनके अंतर्गत मानव ने अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया और जिनके माध्यम से वह अपने राजनीतिक जीवन को विकसित करने के लिए प्रयत्नशील है। इस प्रकार की राजनीतिक संस्थाओं में राज्य सबसे प्रमुख है। राजनीति का पर्यायवाची आंग्ल शब्द पॉलिटिक्स यूनानी भाषा के पॉलिश शब्द से बना है, जिसका अर्थ उस भाषा में नगर अथवा राज्य होता है। यूनान छोटे छोटे नगर राज्यों में विभक्त था और इस कारण यूनान वासियों के लिए नगर तथा राज्य में कोई भेद नहीं था। धीरे धीरे राज्य का स्वरूप बदला और आज इन राज्यों का स्थान राष्ट्रीय राज्यों ने ले लिया है। स्वाभाविक रूप से राज्य के इस विकसित और विस्तृत रूप से संबंधित विषय को राजनीति विज्ञान कहा जाने लगा। ब्लंचली राजनीति वैज्ञानिक जो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है और जो ये समझने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या हैं, उसका आवश्यक स्वरूप क्या है, उसकी किन विविध रूपों में अभिव्यक्ति होती है और तथा उसका विकास कैसे हुआ है। इसी प्रकार गार्नर का बहुत प्रसिद्ध कथन है, राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। बहुत आसान सी कोटेशन है, लेकिन इस आसान सी कोटेशन में उन्होंने एक ही शब्द में कह दिया कि राजनीति विज्ञान राज्य से शुरू होता है और राज्य के साथ ही समाप्त हो जाता है। इसके अलावा गैरेज, गुडनॉव, एक्टन और डॉक्टर जकारिया के द्वारा भी इस प्रकार का मत व्यक्त किया गया कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है। दूसरा वर्ग है जो ये मानता है कि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है, जिसके अंतर्गत सीले और लिकॉक नाम के विद्वानों को हम प्रमुख रूप से उद्धृत कर सकते हैं।
सीले कहते हैं कि राजनीति विज्ञान उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अनुसंधान करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव शास्त्र जीवन का, बीज गणित अंकों का तथा ज्यामितीय शास्त्र स्थान एवं लंबाई चौड़ाई का करता है। इसी प्रकार लिकॉक का भी कहना है कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है। तीसरा वर्ग है जो ये मानता है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करता है। उसके अंतर्गत हम विशेष रूप से यहाँ पर उद्धृत करते हैं पॉल जेनेट का नाम, जिनका प्रसिद्ध कथन है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। डिमॉक ने भी राजनीति विज्ञान को इसी प्रकार परिभाषित करते हुए कहा है कि राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। गिलक्राइस्ट, लिकॉक, लास्की और गेटेल ये अन्य विचारक हैं जो इस मत को मानते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन इन तीनों ही वर्गों में एक तत्व की कमी है, एक तत्व की उपेक्षा की गई है और वो तत्व है मानवीय तत्व। बिना मानवीय तत्व के कोई भी विषय, कोई भी विज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता है। ये बात निर्विवाद रूप से सत्य है कि किसी भी समाज विज्ञान और राजनीति विज्ञान उसके प्रसंग में मानवीय तत्व के अध्ययन के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज में हरमन हेलर ने तो यहाँ तक कहा कि राजनीति विज्ञान के संपूर्ण स्वरूप का निर्धारण उसकी मानव विषयक मौलिक मान्यताओं द्वारा ही होता है। तो ये हमने डेफिनेशन पढ़ी है राजनीति विज्ञान की परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत उसका क्षेत्र क्या था। क्षेत्र का मतलब है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किन किन बातों का अध्ययन किया जाता था, राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु क्या थी। तो इसके संबंध में हम अगर बात करें तो गार्नर ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को 3 भागों में बांटा। पहला, राज्य की प्रकृति और उत्पत्ति की खोज। दूसरा, राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप, उनके इतिहास और विभिन्न स्वरूपों की गवेषणा। तीसरा, उक्त खोज और गवेषणा के आधार पर राजनीतिक विकास के नियमों का यथासंभव अनुमान। दूसरे विचारक गेटेल के अनुसार राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मुख्यतः 3 बातें सम्मिलित हैं। पहला, राज्य की उत्पत्ति और राजनीतिक संस्थाओं व सिद्धांतों का विकास। दूसरा, विद्यमान राजनीतिक संस्थाओं और सिद्धांतों का अध्ययन। और तीसरा, राज्य का भावी अर्थात आदर्श स्वरूप निश्चित करना। प्रोफेसर विलोबी के अनुसार राजनीति विज्ञान जिन जिन महान विषयों की व्याख्या करता है वे हैं राज्य, सरकार और कानून। इस प्रसंग में उल्लेखनीय है कि 1948 में यूनेस्को के तत्वावधान में राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किए जाने की चर्चा की गई थी, जिसके अंतर्गत पहला बिंदु था राजनीति के सिद्धांत, जिसके अंतर्गत राजनीतिक विचारों का इतिहास भी सम्मिलित है। दूसरा, राजनीतिक संस्थाएं, जिसमें संविधान, राष्ट्रीय सरकार, प्रादेशिक और स्थानीय शासन और तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाएं। तीसरा, राजनीतिक दल, दबाव समूह, लोकमत। और चौथा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ये यूनेस्को के द्वारा प्रतिपादित किया गया कि इन क्षेत्रों को राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में शामिल किया जाए। तो इन सब विचारकों और यूनेस्को की सम्मिलित जो अनुशंसा है उसके आधार पर राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत हम निम्नलिखित बिंदुओं को सम्मिलित कर सकते हैं। उसमें पहला है मानव का अध्ययन। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत संपूर्ण मानव जीवन का अध्ययन नहीं किया जाता, वरन राज्य संस्था के संदर्भ में ही मानव का अध्ययन किया जाता है। नागरिकों से ही राज्य का निर्माण होता है और नागरिकों के लिए ही राज्य जीवित रहता है। राज्य के नागरिक समाज द्वारा स्वीकृत और राज्य द्वारा लागू किए जाने वाले अधिकारों का ही उपभोग करते हैं और राज्य के नागरिक होने के नाते व्यक्ति के राज्य के प्रति कुछ उत्तरदायित्व भी होते हैं। वस्तुतः व्यक्ति और राज्य के संबंध की समस्या अत्यंत जटिल रही है
और राज्य के प्रारंभिक चरण से लेकर अब तक इस समस्या पर विचार किया जाता रहा है। कैटलिन के शब्दों में, राजनीति विज्ञान नियंत्रक और नियंत्रित के व्यापक संबंधों का अध्ययन है। यानी नियंत्रक मतलब सरकार और नियंत्रित मतलब जनता, कि सरकार और जनता के जो व्यापक संबंध हैं उनका अध्ययन ही राजनीति विज्ञान है, जिसके अंतर्गत हम व्यक्ति के अधिकार, राज्य के प्रति उसके कर्तव्य और राज्य और व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन के सिद्धांत और तथ्यों का अध्ययन करते हैं। दूसरा बिंदु हम लेंगे इसके अंतर्गत राज्य का अध्ययन। जैसा अरस्तु ने राज्य के संबंध में ठीक ही कहा है कि राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई और सद जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। यानी इसमें राज्य की उत्पत्ति किसके लिए हुई है? व्यक्ति के जीवन के लिए हुई है। और ये बना हुआ क्यों है? कि इसको व्यक्ति के जीवन का सर्वोत्तम विकास करना है। मानव जीवन की आवश्यकताओं के अनुरूप ही भिन्न भिन्न समयों पर राज्य के भिन्न भिन्न रूप रहे हैं और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य के इन सभी रूपों का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान राज्य के अतीत, राज्य के वर्तमान और राज्य के भविष्य तीनों की चर्चा करता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि राज्य का संपूर्ण अध्ययन परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत होता है। तीसरा बिंदु है सरकार का अध्ययन। पुराने समय में जब राजतंत्रात्मक शासन था और फ्रांस के शासक लुई 14वें कहा करते थे कि मैं ही राज्य हूँ, आई एम द स्टेट, उस समय राज्य और सरकार के अंतर्गत कोई अंतर नहीं समझा जाता था। परंतु जैसे कुलीन तंत्रात्मक शासन आया, वर्ग तंत्र आया और अब जो हम लोकतंत्र पढ़ रहे हैं, प्रतिनिधित्वात्मक शासन पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत राज्य और सरकार बिल्कुल अलग अलग न केवल हैं और बल्कि दिखाई भी देते हैं। इसके साथ साथ सरकार को 3 स्पष्ट अंगों कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में विभाजित भी किया गया है। इन सभी तत्वों का, अंगों का, इनके कार्यविधियों का अध्ययन हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 4th है हमारा, इसमें स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन भी परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। स्थानीय समस्याओं का अर्थ सीधा सीधा स्थानीय स्वशासन से है, जिसके अंतर्गत हम ग्राम पंचायत और स्तर की समस्याओं की बात कर सकते हैं। राष्ट्रीय समस्याएं सीधी सीधी स्थानीय समस्याओं से अंतर संबंधित है और राष्ट्रीय समस्याओं के अंतर्गत हम भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद या देश की एकता, अखंडता संबंधी समस्याओं की चर्चा भी करते हैं और उनका स्थानीय तत्वों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उनका अध्ययन भी इस क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं, चाहे वह आतंकवाद हो, चाहे वह ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे वो शस्त्रों की बढ़ती हुई दौड़ हो, चाहे वो विश्व युद्ध का खतरा हो, चाहे वो शीत युद्ध हो, चाहे वो लोकतंत्र की नाम पर दूसरे देशों में हस्तक्षेप करने की नीति हो, किसी भी तत्व का अध्ययन, जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है शासन प्रबंध का अध्ययन। राज्य और सरकार राजनीति विज्ञान के प्रमुख अध्ययन विषय हैं और इनके विशेषता संरकार के संदर्भ में लोक प्रशासन निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण तत्व है। यद्यपि लोक प्रशासन एक पृथक विषय है, परंतु लोक प्रशासन से संबंधित मूल बातों का अध्ययन राजनीति विज्ञान का ही अंग है। नेक्स्ट पॉइंट है अन्य समाज विज्ञानों का प्रासंगिक अध्ययन। जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है वो कई प्रकार के आयामों से बना है, चाहे वो आर्थिक आयाम हो, धार्मिक आयाम हो, चाहे सांस्कृतिक सामाजिक आयाम हो, और व्यक्ति के व्यवहार का निर्धारण इन सभी आयामों से होता है। तो जब हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें अन्य आयामों का अध्ययन भी करना पड़ता है और अन्य आयामों का अध्ययन करने के लिए हमें समाज विज्ञान की अन्य शाखाओं का सहारा
लेना पड़ता है, चाहे वो मनोविज्ञान हो, अर्थशास्त्र हो, समाजशास्त्र हो या नीति शास्त्र हो। मैकडूगल और ग्राम वालाज ने मनोविज्ञान के माध्यम से राजनीतिक संस्थाओं को समझने का दृष्टिकोण प्रतिपादित किया। इसी प्रकार कार्ल मार्क्स ने राजनीति विज्ञान के लिए आर्थिक आधार को अपनाया। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक दलों और दबाव समूहों का अध्ययन। हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो राजनीतिक दल हैं और राजनीतिक शासन पर या शासन व्यवस्था पर दबाव डालने वाले जो विभिन्न समूह हैं उनका अध्ययन भी हम इस विषय के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक विचार और राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन। चाहे सुकरात से प्लेटो तक, बर्ट्रैंड रसेल से हों, चाहे मनु हों, चाहे महात्मा गांधी हों, इन सभी विद्वानों के द्वारा राजनीति के क्षेत्र में व्यक्त किए गए विचारों का अध्ययन इस विषय के अंतर्गत किया जाता है। राजनीति में हमारा आदर्श क्या होना चाहिए, इस विषय को लेकर व्यक्तिवाद, समाजवाद, साम्यवाद, गांधीवाद आदि अनेक राजनीतिक विचारधाराओं का प्रतिपादन किया जा चुका है। इन सभी विचारधाराओं को का तुलनात्मक गुण दोषों के आधार पर अध्ययन हमारे इस विषय के अंतर्गत किया जाता है। लास्ट पॉइंट इसके अंतर्गत है अंतर्राष्ट्रीय विधि, संबंधों और संगठनों का अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय विधि और संबंध और संगठनों का अध्ययन भी हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। राजनीति विज्ञान में हम इन बातों पर विचार करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का विकास कब और कैसे हुआ, अंतर्राष्ट्रीय विधि का वर्तमान स्वरूप क्या है और उनके पीछे कौन सी शक्ति है, राजदूतों, युद्धबंदियों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संधि तथा युद्ध से संबंधित नियमों में कौन से सुधार किए जाएं। 1960 और उसके बाद विमानों के बलात् अपहरण की बढ़ती हुई घटनाओं को देखकर इस बात पर विचार किया जा सकता है कि वायु यातायात को सुरक्षित बनाने के लिए क्या उपाय अपनाया जाने चाहिए। वर्तमान समय में इस प्रकार इस बात पर विचार किया जा रहा है कि आतंकवाद की रोकथाम के लिए संप्रभु राज्यों द्वारा परस्पर किस प्रकार सहयोग किया जाना चाहिए। राजनीति विज्ञान तथा अन्य राज्यों के पारस्परिक संबंधों पर विचार करता है और अब तक स्थापित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, राष्ट्रसंघ, संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन और कार्यों का अध्ययन भी इस विषय के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसके अंतर्गत है राजनीति विज्ञान का जो दृष्टिकोण हम पढ़ रहे हैं, परंपरागत दृष्टिकोण, इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो हमने इसमें इसका अर्थ देख लिया, क्षेत्र देख लिया और अब हम इसकी विशेषताओं की बात कर रहे हैं। परंपरागत राजनीति विज्ञान का प्रारंभ प्लेटो से होता है, जिसने अपनी अमर रचना रिपब्लिक में आदर्श राज्य का चित्रण किया है। प्लेटो का यह आदर्श राज्य तर्क और कल्पना की उन्मुक्त उड़ान है। प्लेटो के बाद रोमन विचारक सिसरो में तथा मध्य युग में संत ऑगस्टाइन और थॉमस एक्विनास में परंपरावादी राजनीति विज्ञान के दर्शन होते हैं। सिसरो का दर्शन न्याय और प्राकृतिक कानून की अवधारणा पर आधारित था और संत ऑगस्टाइन द सिटी ऑफ गॉड के माध्यम से इस पृथ्वी पर ईश्वर द्वारा संचालित ईश्वरीय राज्य की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। रूसो द्वारा प्रतिपादित सामान्य इच्छा की धारणा परंपरागत राजनीति विज्ञान का ही प्रतिनिधित्व करता है। कांट, हीगल और ग्रीन आदि आदर्शवादी विचारकों को भी इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। हीगल ने विश्व के मूल में विश्वात्मा को माना है और ग्रीन ने इसे शाश्वत चेतना का नाम दिया है। मॉन्टेस्क्यू, हॉब्स, बर्क, अर्नेस्ट बार्कर और हेराल्ड लास्की आदि कालक्रम की दृष्टि से आधुनिक विचारक भी राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण से जुड़े हुए हैं। परंपरावादी दृष्टिकोण की अपनी कमियां रही हैं तथा इसने प्रतिक्रिया के रूप में आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जन्म दिया है। लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध के कुछ राजनीति वैज्ञानिक लियो स्ट्रॉस, माइकल ऑक्सफोर्ड और अन्ना हारेंट आदि राजनीतिक विचारकों एवं सिद्धांतकारों ने राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की कमियों को समझते हुए राजनीति विज्ञान की परंपरागत धारा को आगे बढ़ाया है। तो राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, तर्क और कल्पना पर आधारित आदर्शी अध्ययन। परंपरागत राजनीति विज्ञान में तर्क और कल्पनाओं की उड़ान भरते हुए ऐसे आदर्श प्रस्तुत किए गए जिनका राजनीतिक जीवन के इतिहास से कुछ लेना देना नहीं है।
प्लेटो के आदर्श राज्य और दार्शनिक शासक की कल्पना, रूसो की सामान्य इच्छा, कांट का नैतिक प्राणी, हीगल की विश्वात्मा, ग्रीन का शाश्वत चैतन्य आदि ऐसी कुछ धारणाएं हैं जिनका महत्व केवल एक आदर्श के रूप में ही हो सकता है। दूसरी विशेषता है नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल। परंपरागत राजनीति विज्ञान की एक मूल मान्यता है कि राज्य एक नैतिक संस्था है जिनका उद्देश्य व्यक्ति की नैतिकता के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ाना है। ये मूल्य सापेक्ष अध्ययन है और दार्शनिक एवं वैचारिक दृष्टि से इनका मूल्यों, आदर्शों एवं लक्ष्यों से अविच्छिन्न संबंध है। अधिकांश परंपरागत विचारक आचार शास्त्र और नैतिकता से प्रभावित रहे हैं तथा उनकी मूलभूत धारणा है कि मूल्यों से अलग हटकर राजनीति पर विचार नहीं किया जा सकता। तीसरा बिंदु है कानूनी, औपचारिक तथा संस्थागत अध्ययनों की प्रमुखता। परंपरागत राजनीति विज्ञान में प्रमुखतया राजनीतिक एवं सरकारी संस्थाओं का अध्ययन किया जाता रहा तथा राजनीतिक प्रक्रिया एवं राजनीति के प्रेरक तत्वों आदि का जैसा अध्ययन किया जाना चाहिए था नहीं किया गया। उस समय ऐसा विश्वास प्रचलित था कि राजनीतिक जीवन की व्याख्या करने के लिए राजनीतिक संस्थाओं का विधि और संविधान के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन पर्याप्त है। अतः राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययनों में भी व्यवहारिक पक्ष की अपेक्षा कानूनी औपचारिक पक्ष को ही प्रमुखता प्राप्त रही है। डाइसी, मुनरो, ऑग और जिंक आदि विद्वानों द्वारा इस प्रकार के अध्ययन प्रस्तुत किए गए। चौथा बिंदु है अपरिष्कृत परंपरागत पद्धतियां। राजनीति विज्ञान के परंपरागत अध्ययन की प्रमुख पद्धतियां हैं ऐतिहासिक, दार्शनिक एवं कानूनी। डॉक्टर एस.पी. वर्मा के अनुसार परंपरागत राजनीति विज्ञान के विकास की 4 अवस्थाएं हैं: ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक, आदर्शात्मक उपदेशात्मक और वर्णनात्मक परिभाषात्मक। ये अवस्थाएं एक दूसरे की विरोधी नहीं थी और समय समय पर एक ही युग में विभिन्न प्रवृत्तियों का वो काम में करते हुए पाते हैं। पांचवा बिंदु है प्रधानतया संकुचित दृष्टिकोण। परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययनकर्ताओं द्वारा अपने आप को पाश्चात्य राज व्यवस्थाओं के अध्ययन तक सीमित रखा गया और एशियाई, अफ्रीकी तथा लैटिन अमेरिकी देशों की राज व्यवस्थाओं को उचित महत्व प्रदान नहीं किया गया। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन करने के बजाय इनकी दृष्टि उदारवादी लोकतंत्र तक सीमित रही। एक्सटीन और एफ्टर के शब्दों में परंपरागत दृष्टिकोण पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्थाओं तक सीमित रहा और प्रमुखतया एक संस्कृति संरूपण या समूह का ही इसमें अध्ययन किया गया। लास्ट पॉइंट है चिंतन में व्यक्तिनिष्ठता के प्रधान तत्व की प्रधानता। परंपरागत राजनीति विज्ञान की यह भी विशेषता रही है कि उसके राजनीतिक सिद्धांत अपने प्रतिपादकों के व्यक्तित्व और दृष्टिकोणों से प्रभावित रहे हैं। ये विचारक तात्कालिक राजनीतिक समस्याओं का स्थायी समाधान खोजने का प्रयास करते थे। अधिकांश विचारक आचार शास्त्र या दर्शन शास्त्र से प्रभावित रहे हैं। उन्होंने मानवीय जीवन और सामाजिक लक्ष्यों और मूल्यों की ओर ध्यान दिया है। उदाहरण के लिए हम यूनानी विचारकों द्वारा नैतिक जीवन की उपलब्धि का विचार, मध्य युग के ईसाई संत दार्शनिकों का ईश्वरीय राज्य स्थापित करने का विचार और आदर्शवादियों के विवेक से साक्षात्कार के विचार को ले सकते हैं। इन विद्वानों के विचारों को परानुभववादी ट्रांस इंपीरिकल कहा गया है। उनके विचार व्यक्तिपरक और उनकी चिंतन प्रणाली निगमनात्मक है। तो ये इस पहले लेक्चर में हमने आज परंपरागत राजनीति विज्ञान की अर्थ और परिभाषा, इसका क्षेत्र और उसकी विशेषताओं का अध्ययन किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में चर्चा करेंगे।